हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाले डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। आज हम अपना थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे जो बियर बाइसेप्स और अभिजीत चावड़ा जो हिस्टोरियन और साइंटिस्ट हैं उनके बीच में जो डिस्कशन हो रही थी उसका। बियर बाइसेप्स में हमेशा कह देता हूँ, बंदे का नाम है रणबीर अलाहाबादिया, एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेमस यूट्यूबर है। और क्योंकि मैं श्वेताब को रेगुलरली देखता रहता हूँ उसकी वीडियोस, तो मुझे पता है कि उनके बीच में कुछ इशू है, बट वट एवर, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। कंटिन्यू करते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। ओके, ठीक है। हम रोम के बारे में सुनते हैं कि बहुत महान एम्पायर था, बहुत सारा लैंड इन्होंने कॉन्कर किया। हम्म? लेकिन हमें अपने टेक्स्ट बुक्स में, इंडिया के टेक्स्ट बुक्स में चोला एम्पायर के बारे में कोई बोलता नहीं। चोला डायनेस्टी। नहीं बोलते हैं यार, राज राजा चोला। मैंने चोला एम्पायर के बारे में और क्या था वो, वत्सला एम्पायर या समथिंग लाइक ऐसा ही सिमिलर नाम था। बहुत फेमस साउथ के एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर है, हिस्ट्री बुक्स में है, ऐसी बात नहीं है। लोग, हाँ, चालुक्य एम्पायर में वत्सल एम्पायर इसमें दिखा रहा है, वेस्टर्न चालुक्य। हमारी प्रॉब्लम ये है यार कि हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हर बंदे को हर कुछ पढ़ाया जाता है। इसकी वजह से ये होता है कि बंदा वो चीज़ नहीं पढ़ पाता जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। मेरा पर्सनली हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो मैंने अच्छे से पढ़ी हिस्ट्री की बुक्स। जब नया, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो जब नया नया सेशन स्टार्ट होता था हर साल, तो फ्री बुक्स मिलती थी। तो आपको नई ब्रांड न्यू सरकार की तरफ से फ्री बुक्स मिलती थी सरकारी स्कूल में। और मेरे लिए वो ऐसा होता था कि जैसे सेंटा क्लॉज जो जो वैल्यू रखता है ना, कि सेंटा क्लॉज आएगा गिफ्ट लेके आएगा बच्चों के लिए वेस्ट में, मेरे लिए वो उस तरीके का होता था। क्योंकि मुझे पसंद था ज्योग्राफी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा। फिफ्थ क्लास की ज्योग्राफी की बुक, ऐसे उस वक्त उसको एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज़ कहते थे। मुझे आज भी याद है कि पहली बार मैंने इग्लू इग्लू के बारे में, फिफ्थ क्लास की सोशल स्टडीज़, एस्कीमोज और इग्लू के बारे में फिफ्थ स्टैंडर्ड की सोशल स्टडीज़ की बुक में पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पढ़ाया नहीं गया। आ, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते और इसलिए उनको लगता है कि ये बताया ही नहीं है। इसी तरीके से मैंने किंग्स एंड जनरल की एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने मलिक अंबर, जो कि एक इथियोपियन स्लेव था, जो कि इंडिया में आया, उसने अहमदनगर डायनेस्टी को पूरा लाइक डी फैक्टो उसका रूलर बना और एक बहुत लंबे टाइम तक मुगल पूरी आर्मीज़ को टक्कर देता रहा, हराता रहा, और कभी, आई मीन, टिल हिज डेथ ही वॉज अनडिफीटेड, ही रिमेन्ड अनडिफीटेड। और उस हिस्ट्री पे, उस वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स थे नीचे इंडियंस के कि यार हमारी हिस्ट्री की बुक्स ही क्यों कवर नहीं करती, हमारी हिस्ट्री की बुक में हम कभी क्यों नहीं पढ़ाया गया। नहीं, पढ़ाया गया है, मैंने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा है इसलिए मुझे याद है, और एनसीईआरटी से मैं पढ़ा। तो कई बार हम ब्लेम कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि वो कंटेंट वहाँ होता नहीं है, हमने ही ध्यान नहीं दिया होता। और उसका रीज़न यही हुआ होता है कि उस टाइम में शायद हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये कितना इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए हमने कभी उसे उठा के ही नहीं देखा। या कह सकते हैं कि बुक्स को उतना इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं बनाया गया। ये भी एक तरीका है, पिक्चर्स के साथ। जैसे एक वीडियो है यूट्यूब पे, बुक्स उतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट होती थी, कहीं कहीं लाइक कहीं कहीं कोई पिक्चर देखने को मिलती थी, तो सिर्फ टेक्स्ट को देख के इंटरेस्ट नहीं जगता है लोगों का पढ़ने का। वो एक रीज़न हो सकता है। 1,500 साल पावर में थे। दुनिया में कौन सी डायनेस्टी इतने हजार साल से पावर में रही है? 300 बीसी के आसपास से। नहीं सर, रोमन एम्पायर भी लगभग लगभग, बल्कि रोमन एम्पायर तो शायद आप कह सकते हो कि 2500 साल से पावर में है, क्योंकि रोमन एम्पायर का एक फिजल्ड आउट वर्जन आज भी मोनार्क की सीट पे बैठा हुआ है यूरोप में। आज भी एक डायनेस्टी है जिसको कहते हैं हैप्सबर्ग डायनेस्टी। उसके उस हैप्सबर्ग फैमिली के बहुत सारे लोग आज भी मोनार्क की सीट्स पे हैं यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल, जो ब्रिटिश क्राउन है उसके ये जो फैमिली है, ये भी हैप्सबर्ग से कनेक्ट होती है। ऑस्ट्रिया जर्मनी का जो एम्पायर था, ये सब हैप्सबर्ग डायनेस्टी के फैमिली से आते हैं, इनके जो रूलर्स थे ऑलमोस्ट पूरे यूरोप के। और जो हैप्सबर्ग डायनेस्टी है, वो जो रोमन रूलर थे उनसे उनसे उनका लीनिएज जुड़ता है। तो अगर आप ये मानते भी हो कि चलो ठीक है, 1000 में नहीं, 1000 में नहीं, आई थिंक 1300-1400 में कॉन्स्टेंटिनोपल बैजेंटाइन से ले लिया गया था ऑटोमन एम्पायर के द्वारा, ठीक है। और ऑलमोस्ट 300-400 साल बीसी में
रोमन एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया था। अगर आप वैसे भी गिनोगे तो भी ऑलमोस्ट 1700 साल तक कंटिन्यूड एम्पायर रहा है वो, तो ऐसी बात नहीं है ऐसे एम्पायर। 1200 AD तक ये लोग पावर में थे। और जब सोने की चिड़िया की बातें होती है बट चोलाज भी एक ऐसी डायनेस्टी है जो कि लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टीज है, इसमें कोई शक नहीं है। चोला डायनेस्टी की बातें होती है। बिल्कुल, अपने सिविलाइजेशन की वन ऑफ द सबसे ज़्यादा महान डायनेस्टीज है ये। तमिलनाडु के आसपास की डायनेस्टी है। राजराजा चोला, राजेंद्र चोला थे। अब इस डायनेस्टी में खास बात क्या है, उन्होंने पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया कॉन्कर किया। श्रीलंका, मालदीव्स, बर्मा, थाईलैंड, कैम्बोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस तक। फिलीपींस में भी आज संस्कृत में टेक्स्ट मिलते हैं। और जैसे बाली इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। बाली पर अगर आप कभी बाली जाओगे आपको बहुत ज्यादा इंडियन इन्फ्लुएंसेस दिखेंगे। बिल्कुल, बाली अभी भी हिंदू है, अभी भी हिंदू शायद लोग हैं। चोला डायनेस्टी वहाँ देखेंगे 100%। अभी भी बाली में और इंडोनेशिया की जगहों पे अभी भी रामलीला का जो उनका प्रेजेंट करने का वर्जन है, उस तरीके से वो अभी भी एक क्या कहते हैं उसे, ब्राज़ील में कार्निवल होता है ना, जैसे तो रामलीला को एक कार्निवल के फॉर्म में पेश करते हैं। जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया में हिंदू इन्फ्लुएंस, इंडियन इन्फ्लुएंस, संस्कृत इन्फ्लुएंस हुआ, ये चोला डायनेस्टी ने किया। अभी वियतनाम में एक सब्सिडियरी डायनेस्टी थी, चंपा डायनेस्टी, द चाम पीपल। तो ये भी कुछ हजार साल तक पावर में थे। दिस वाज अ हिंदू एम्पायर, ये चोलास के वासाल्स थे। बट हिंदू एम्पायर, बट वहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे उनके द्वारा बनाए हुए चंपास जो पीपल हैं वो है जो मॉडर्न डे करंट कंट्री है वियतनाम की, बेसिकली वहाँ पे उनका रूल था जो आज का वियतनाम है। बट और वो थे भी हिंदू, बट वो वाले हिंदू थे जो वियतनाम के जो लोकल लोग हैं वो कन्वर्ट हो गए, जो हिंदू बने थे। और वहाँ पे आज भी चंपा हिंदू पीपल एग्जिस्ट करते हैं। So they were tributaries to the Cholas. हर साल चोलास को ट्रिब्यूट देते थे और उनका ओरिजिन चोला प्रिंसेस में ही था। So कुछ चोला प्रिंस वहाँ पे गए, उस टेरिटरी को कैप्चर किया और फिर वहाँ पे वो राजा बन गए और दे मैरिड विद द लोकल पीपल एंड धीरे धीरे ये वियतनामीज डायनेस्टी ही बन गई। देखो आज भी उनकी तो ये जो चंपा डायनेस्टी थी वियतनाम की, वो एक मैरीटाइम डायनेस्टी थी, जस्ट लाइक द चोलास। और जिसको आज साउथ चाइना सी बोलते हैं, उसका ओरिजिनल नाम था चंपा सी। मतलब जब मैरीटाइम शब्द यूज करो मतलब नेवी, उनकी नेवी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग नेवी थी उनकी। और ये पूरा जो साउथ चाइना सी का जो रीजन है आज, वो उनका इलाका था उस टाइम में। सो इसका ओरिजिनल नाम है चंपा सी, नॉट साउथ चाइना सी। ये बात है। सो चोला डायनेस्टी ने पूरे रीजन में हिंदुइज्म स्प्रेड किया और संस्कृत स्प्रेड किया। आज इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, राइट, लेकिन वहाँ आज भी हिंदू नाम है। फॉर एग्जाम्पल उनकी प्रेसिडेंट थी मेघावती सुकर्णपुत्री। ये कौन सा नाम है? इंडियन नाम है, संस्कृत नाम है। उसके पिताजी का नाम था सुकर्णो, ये भी संस्कृत नाम है। थाईलैंड में जो थाईलैंड का एयरपोर्ट है उसका नाम है यार पता नहीं क्या, प्रजा कुछ समथिंग लाइक। रिसेंटली जो राजा की मृत्यु हुई, उनका नाम था भूमिबल अतुल्य तेज। ओके, ये चक्री डायनेस्टी है थाईलैंड की। तो हर जगह पर ये जो राजा है थाईलैंड के, जो डायनेस्टी है, वो कोई खास अच्छे लोग नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दबा के रखते हैं अपने लोगों को। इंडिया में हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस है। अभी एक बहुत महान रिवर है मेकोंग रिवर, आपने सुना होगा, बहुत सारे देशों में से निकलती है। मेकोंग रिवर का नाम का ओरिजिन क्या है? मी गोंग्या मीन्स माँ गंगा, उसमें से धीरे धीरे मेकोंग नाम बन गया। एटिमोलॉजी हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस है। चाइना भी पूरा इंडियन इन्फ्लुएंस में था वंस अपॉन अ टाइम, अंटिल रिसेंटली, अंटिल द कम्युनिस्ट टुक ओवर। जापान में आप देखोगे हर जगह इंडियन इन्फ्लुएंस है। जापान में एक देवी की पूजा होती है बेंजाइतेन, ये सरस्वती है। जापान में गणेश की पूजा होती है। ओके, कैनन कंपनी है, ये कैनन नाम क्या है? कान्नॉन, जो अवलोकितेश्वर का एक फॉर्म है। ओके, ये एक देवी है। ये नहीं मुझे पता है। इसका इन सब चीज़ों का ओरिजिन इंडियन है। तो एक कैमरा लेना, अब मैं कैनन का ही लूँगा। इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत था पूरी दुनिया में, लेकिन हमें ये सब पढ़ाया नहीं जाता है टेक्स्ट बुक्स में। अगर हम जानेंगे तो हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। आपको क्यों लगता है कि जो हिस्ट्री हम आजकल स्कूल्स में पढ़ते हैं वो हमें क्यों पढ़ाया जाता है? मतलब ठीक है, मैं इंडिपेंडेंस के बारे में समझता हूँ कि आपको थोड़ा वो पॉलिटिक्स के बारे में पता चल जाता है, अपनी रीसेंट हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है, बट जो मिडीवल हिस्ट्री हुई थी यहाँ
मतलब ये जैसे कौन सी मूवी आई थी अभी रणवीर सिंह दीपिका की, आई लव खिलजी। खिलजी, हाँ, जितनी भी खिलजी डायनेस्टीज, टर्किक डायनेस्टीज, मुगल डायनेस्टी, ठीक है, मतलब वो भी इंडियन हिस्ट्री का एक अच्छा हिस्सा है, बट बाकी का क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या आपको ये लगता है कि इन अ वे ये कुछ सोशल मैनिपुलेशन है, सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियर? ये ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया? ब्रिटिशर्स ने डेफिनेटली डिसाइड किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से इंडिया का हिस्ट्री लिखा। अभी ब्रिटिश यहाँ पे हमारा उद्धार करने तो आए। इस बंदे का नाम बताओ जो खड़ा है, जो दे रहा है। फर्स्ट नेम रॉबर्ट है, लास्ट नेम बताओ। लास्ट नेम बहुत फेमस है इस बंदे का। उन्होंने 200 साल में इंडिया से $45 ट्रिलियन से ज़्यादा चूज निकाला और इंडिया का पूरा जीडीपी का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा हलवा कंट्री बना को दिया, डिस्ट्रॉय कर हलवा। दिया, इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ। तो इनका एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस पॉलिसी है डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल। तो इंडिया को डिवाइड करने के लिए उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया का बहुत पुराना, बहुत महान एजुकेशन सिस्टम था। एक मिनट, जो एक रिसर्चर ने डेटा निकाला था कि फर्स्ट एडी मतलब जीसस के पैदा होने के बाद से पहला दिन से, मतलब फर्स्ट ईयर जिसे कहते हैं एडी में, और उससे लेके 2008 तक का डेटा उसने निकाला था। उसने शो किया था कि वर्ल्ड जीडीपी में किस कंट्री का कितना हिस्सा है, एक ग्राफ के फॉर्म में। उसमें दिखाया था कि अगर आप उस ग्राफ के अकॉर्डिंग जाते हो तो फर्स्ट एडी, और उससे पहले तो ऑफकोर्स उससे पहले ही वही सीन होगा, लेकिन क्योंकि ग्राफ में उतना ही है, तो फर्स्ट ईयर से लेके एडी फर्स्ट ईयर से लेके 1700 तक कंटिन्यूसली 1700 साल तक इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी रही है। कुछ हिस्सा कभी बीच में आया जिसमें चाइना हल्का सा या तो इक्वल पे आ गया या इक्वल से थोड़ा सा आगे भी निकल गया, लेकिन फिर 1700 तक वापस इंडिया ने गेन कर लिया था वो पोजीशन। 1700 से लेके जब अंग्रेज़ इंडिया में आया, उस वक्त से इकोनॉमी का जो डाउनफॉल शुरू हुआ है। हालांकि 1000 एडी से भी थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन शुरू हो गया था, लेकिन वो बहुत स्लो डिक्लाइन था। ग्रेजुअल डिक्लाइन शुरू हुआ है अंग्रेज़ों के आने के बाद। इसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया, बैन कर दिया, और इन्होंने अपना मैकॉलेयन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इम्पोज किया, और उसमें इंडिया की ये फिक्टिशियस, फेक और डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई, ताकि हमें अपने बारे में बहुत शर्म हो कि हम कुछ थे ही नहीं, हमें सिर्फ बाहर वालों ने रूल किया है, ऑल दैट। अब ये निकल गए यहाँ से, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका काम हो गया। लेकिन जिन लोगों को इन्होंने यहाँ पे रखा इन पावर, उन्होंने वही पॉलिसीज कंटिन्यू की और सिस्टम कुछ चेंज ही नहीं हुआ है आज। अच्छा, ये मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मैकॉले की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं नेगेटिवली, और मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि जिन कंट्रीज़ का अपना खुद का इंडिजीनस एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जो कि एक वेस्टर्न दिए हुए सिस्टम के बेस पे चल रहे हैं, वो डेफिनेटली वो वाली क्रिएटिविटी उनमें नहीं आ पाएगी जो एक नेचुरल इंसान में, जो कि नेचुरली सीख रहा है चीज़ों को, उसके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि एक पैटर्न होता है। बट इसमें दो चीज़ें हैं, आप उस सिस्टम को लेके उसमें अपने एलिमेंट्स जोड़ के, जो कि आपको लगता है कि रिसर्च को बढ़ावा देंगे या इंडिपेंडेंट सोच को बढ़ावा देंगे या क्यूरियोसिटी को इंसान के अंदर, जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, उसको बढ़ावा देंगे। उन चीज़ों के से जुड़े हुए एलिमेंट आप उस सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि ठीक है वो मैकॉले की शिक्षा पद्धति है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है वो कमोबेश अब पूरी दुनिया में एक ही है, और उसका स्टैंडर्डाइज करने का रीज़न ये होता है क्योंकि देखो, फॉर एग्जांपल मान लो आपने इंडिया से बाहर कहीं पढ़ने जाना है, आपकी जो एजुकेशन है उसको सामने वाली कंट्री जहाँ आप जाने की सोच रहे हो वो असेस करेगी। असेस करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि आप एक फ्रेमवर्क में आते हो। वो फ्रेमवर्क जनरली, और उसके लिए बड़े बड़े दुनिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम है एजुकेशन असेसमेंट का सर्टिफिकेट इशू करना, कि इस पर्टिकुलर कंट्री में किसी बंदे ने अगर इतनी एजुकेशन ली है तो वर्ल्ड लेवल पे क्या असेसमेंट है उसकी एजुकेशन की, किस स्टैंडर्ड में वो फिट होता है। लाइक ये बता देना कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में किसी को पढ़ने के लिए आना है और वो रशिया से है और रशिया से उसने एक्स अमाउंट पढ़ाई की है, तो इंडिया की हिसाब से वो पढ़ाई कितनी बनती है ये बताना उन कंपनीज़ का काम होता है। WES एक कंपनी है, उसका नाम है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। वो इस तरीके के एजुकेशनल
ट्रांसक्रिप्ट इशू करते हैं या फिर कन्वर्जन करते हैं, सेम उसी तरीके से कि कितने रुपए $100 बनेंगे या $100 कितने रुपए बनेंगे, सेम यही चीज़ है। तो एक चीज़ को हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि एक दुनिया अगेन ग्लोबल विलेज जिसको लाइक क्लीशे टर्म में बनी हुई है, तो उसमें पढ़ाई की ट्रांसेंडेंस भी ज़रूरी है। हालांकि इसको भी अगर आप एक ग्रैंड लेवल पे देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि 1920s में जब से पासपोर्ट और नेशनल बॉर्डर्स और ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, तब ये भी बेसिकली अगर देखा जाए तो यूरोपियंस ने कंटिन्यूसली पैसा चूसने के लिए कम डेवलप्ड कंट्री से अपनी कंट्री की तरफ एक पूरा सिस्टम सोच समझ के बनाया, जिससे कि वो आज भी डिफरेंट तरीके की चीज़ों के थ्रू पैसे कमा रहे हैं उन लोगों से जो कि ऐसी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों के द्वारा जो कि मूव होना चाहते हैं मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उनसे पैसे कमा रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के थ्रू। भी ब्रिटिश लॉज है इंडिया में, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में सारे इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिश ने बनाए वो आज है इंडिया में, टेक्स्ट बुक्स भी आज है वही है, एजुकेशन सिस्टम भी वही है। सो एसेंशियली हम आज भी कॉलोनाइज्ड है, लेकिन हमारे मास्टर्स हमारे ही लोग हैं, कुछ बदला नहीं है। तो जब तक ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि हमारा हिस्ट्री क्या है। और अगर आपको अपना हिस्ट्री पता नहीं है तो आपका पूरा कंटेक्स्ट बदल जाएगा और आपको अपने आप को एक अलग तरीके से देखेंगे। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि अच्छा, यहाँ ये ऐड करना ज़रूरी है जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे नहीं लगता कि जो हिस्ट्री बुक्स में लिखा है वो झूठ है, वो सच है, पर किस चीज़ पे एम्फसाइज किया गया है। फॉर एग्जांपल जो 1000 से जो आज तक का टाइम है उस पर थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है क्योंकि वो मोर रीसेंट है मुकाबले 1000 से पहले के। मैं इसे ऐसे देखता हूँ, तो उसे मोर एम्फसाइज किया गया है। और किस पर्सपेक्टिव से स्टोरी बताई गई है ये बड़ा फ़र्क होता है। एक ही स्टोरी में ए आदमी ने बी आदमी का बैग छीन लिया और भाग गया, ठीक है। इसी स्टोरी को अगर आप बी आदमी के पर्सपेक्टिव से बताओगे तो एक अलग ही स्टोरी होगी, ए आदमी के पर्सपेक्टिव से बनाओगे तो बिल्कुल ही अलग स्टोरी बन जाएगी, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, ठीक है। जो पाकिस्तान में जो स्टोरी बताई जाती है उस डिवीज़न की, अगर आप सुनोगे एज एन इंडियन तो आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या लाइक बॉलक्स जैसे बुलशिट कहते हैं वो है, ठीक है। और जब वो हमारा वर्जन सुनते हैं तो उनको भी शायद इसी लेवल पे कुछ लगता होगा, इसी तरह का कुछ लगता होगा। तो स्टोरी को किस पर्सपेक्टिव से बताया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में लिखा है उसमें से वो झूठ है, ठीक है। बट लेंस, किस लेंस से आप देख रहे हो, किस एंगल से आप देख रहे हो, ये ज़रूर इस पे बहस की जा सकती है। क्या बोला आप, सोशल मैनिपुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग है, वही बात है और कुछ नहीं। पर आपको ये लगता है कि एडटेक की वजह से शायद एजुकेशन सिस्टम का शायद कोलैप्स हो सकता है 20 साल के अंदर, 30 साल के अंदर पूरी दुनिया शुरू हो गया। अच्छी अभी देखिए कोरोना वायरस हुआ, लॉकडाउन्स हो गए, स्कूल तो बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, यूनिवर्सिटी बंद हो गए, सब कुछ आज डिस्टेंस पे हो रहा है। अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए नेक्स्ट 10-20 साल में जॉब्स का डिमांड सिर्फ स्किल्स के ऊपर होगा, और ये सब स्किल्स हमें एजुकेशन सिस्टम में कोई सिखाता नहीं है। SEO कौन सिखाता है एजुकेशन सिस्टम में? फोटोशॉप, अडोबी प्रीमियर प्रो, फोटो मैनिपुलेशन, वीडियो प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब जो रियल लाइफ स्किल्स आज है और फ्यूचर में और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इनमें से कोई भी स्किल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जाता है। तो धीरे धीरे जो एजुकेशन सिस्टम के जो पेपर डिग्रीज है इसका वैल्यू ज़ीरो होने वाला है और रियल लाइफ स्किल्स का वैल्यू बढ़ने वाला है। और ये सब स्किल्स हमें आज फ्री मिल सकते हैं यूट्यूब पे, आपके चैनल पे, अलग अलग जगहों पे। अगेन इसमें भी डिफरेंट थोड़ा सा इसको ओपन किया जा सकता है, इस चीज़ को भी। हर चीज़ ऑब्सोलीट नहीं होगी, बट बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेडिकल डिग्री कभी ऑब्सोलीट नहीं होगी, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसको आपको जाके ठीक से सीख के करना ही पड़ेगा। मेडिकल सर्जरी, आप किसी की ब्रेन सर्जरी करना आप यूट्यूब वीडियो से नहीं सीख सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिनके लिए एक ऑब्जर्व्ड एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग लेके उसको सर्टिफाई करना ज़रूरी होता है, जैसे कि लॉयर हो गया, जैसे कि डॉक्टर मैंने पहले ही कह दिया, इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर जिन्होंने ब्रिजेस बनाने, जिन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाने, जिनके ऊपर लोगों की ज़िंदगी डिपेंड करेगी। और स्पेशली वेस्ट में तो ऑलमोस्ट हर चीज़ जो आप सीख सकते हो, मोटर मैकेनिक से लेके प्लम्बर से लेके कुछ भी काम जो आप सोच सकते हो,
उस हर काम में लाइसेंस चाहिए होता है. प्रॉपर्टी डीलर भी जो हमारे वहाँ तो कोई भी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोल के बैठ जाता है. बाहर अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहता है, उसको रियल्टर कहते हैं, तो उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है. तो वो जो लाइसेंशियर वाला जो सिस्टम है वो शायद ख़त्म ना हो. और जो ये प्रोग्राम से बता रहे हैं कि मतलब लाइफ स्किल्स जो काम आते हैं हमारे, कोई आपको एडिटिंग सिखा सकता है, लेकिन एडिटिंग का जो आर्ट वाला पार्ट है वो इंसान के अंदर से आता है. और जनरल सिखाने के छोटे मोटे डेजिग्नेटेड कोर्सेज होते हैं इस चीज़ों के भी. टेक्निकल छोटे छोटे डेजिग्नेटेड कोर्सेज होते हैं, एनिमेशन के कोर्सेज होते हैं. एनिमेशन लोग सीखते हैं प्रॉपरली स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जाके. एडिटिंग भी फिल्म मेकिंग में एज अ पार्ट सिखाया जाता है. तो इसमें थोड़ा सा ना डिटेल है, ये इतना सिंपल नहीं है. सो पूरा हमारा पैराडाइम, पूरा पर्सपेक्टिव बहुत जल्दी बदलने वाला है और ये एजुकेशन सिस्टम ऑब्सोल्यूट हो गया ऑलरेडी. आई फील कि ये जो 2-3 जनरेशन, हाँ, आर्ट्स डिग्री के बारे में शायद ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से सही है. अगर आप जॉर्डन पीटरसन को सुनते हो तो वो भी अक्सर कहते हैं कि जो ये मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएंगी. सिर्फ इनकी जो दी जाने वाली सर्विस के अलावा और इनकी जो सोशल इंजीनियरिंग की कोशिशें होती है डिफरेंट तरीके की, उन दोनों के मिक्स्ड रीजंस की वजह से. जनरेशन, हमारे जनरेशन पहले आए थे, उनको सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा. वो झेलना पड़ा ये सब कि नहीं इंडिया अच्छा देश नहीं है, इंडिया बेकार है, ये वो. पर जो अभी की जनरेशन आ रहे हैं उन्हें सच अभी पता चलेगा. धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि सच को कितना दबाएंगे आप. इन द एज ऑफ फ्री इन्फॉर्मेशन दबा नहीं सकते. मतलब हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में गलत इन्फॉर्मेशन और बुरी इन्फॉर्मेशन आपको दुख देगी. वो इन्फॉर्मेशन डालकर पहले तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को दुख पहुंचा रहे हो, आप उनका एटीट्यूड बदल रहे हो और उन्हें वो थोड़ी लूजर मेंटालिटी दे रहे हो. बिल्कुल, उनसे वॉरियर मेंटालिटी छीन रहे हो. बिल्कुल, एग्जैक्टली. और यूट्यूब से शायद ये रिवर्स हो जाए, शायद पॉडकास्ट से, क्या आई पता. होप सो. सर, आई हैव टू आस्क यू, मतलब मैं छठा पॉइंट आपसे पूछने वाला था, बट अगर आप एंशिएंट इंडियन अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है यार कहना. यस, कोई आपको एक स्पेसिफिक एंगल से कोई चीज़ बता रहा है तो यस, ये हो सकता है कि उसके पीछे उसकी ये हो कि आप जो उससे ड्रॉ करो कंक्लूजन वो एक स्पेसिफिक तरीके का हो. मैं भी बहुत लंबे समय तक ये समझता था कि हम लोगों पे इतने सारे इन्वेजन हुए और हमने क्यों कुछ नहीं किया उसके अगेंस्ट, या हमने रिटर्न इन्वेजन क्यों नहीं किया. या कंटिन्यूसली रिलीजियस वो भी होता आया असॉल्ट. रिलीजियस असॉल्ट भी इंडिया में होता है. इवन ओशो को मैं अक्सर सुनता था एक टाइम पे, तो उनका भी ये कहना होता था कि कि जो आया तो मैं उनका एग्जैक्टली मैं उनको कोट करता हूँ, जो आया तो मैं मारता चला गया, तुमसे कुछ भी ना हुआ, मर ही जाते, इतनी सारी लाशों को ही देख के वो लोग डर जाते. कुछ इस अलॉन्ग द सेम लाइन उन्होंने बोला था. मैंने भी सोचा और मैं भी अपने आप से सवाल पूछता था, पर मैंने थोड़ा एक स्टेप और आगे जाकर जब देखा ना, और ये मेरी खुद की अपनी रियलाइजेशन है, मुझे किसी ने बताया नहीं है, तो एजुकेशन सिस्टम में मैं भी उसी से निकला हूँ. पर मुझे लगता है कि शायद इंडिविजुअल के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है. पर मुझे रियलाइज़ हुआ, जो चीज़ मुझे रियलाइज़ वो ये है कि हम इतना असॉल्ट और इतना सब कुछ झेलने के बाद भी हमारी सिविलाइजेशन खड़ी है, आज भी खड़ी है, और शायद पहले से ज़्यादा. आज के टाइम पे 2021 में दुनिया में आज से किसी भी वक्त में जितने हिंदू रहे होंगे उससे ज़्यादा हिंदू हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम रिलीजन की बात करें कि हमारे बहुत सारे लोग कत्ल हुए, या बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती तलवार की नोक पे कन्वर्ट कर दिया गया, या डिफरेंट तरीक़ों से मैनिपुलेट करके फाइनेंशियल टैक्सेस लगा के डिफरेंट तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन आज फिर भी हम स्ट्रॉन्गर देन एवर है. अगर हम उस एंड से भी सोचते हैं, ठीक है, हम इंडियन के एंड से भी सोचते हैं तो हम स्ट्रॉन्गर देन एवर हैं. हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे हैं, ठीक है. तो मुझे लगता है कि नहीं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम उल्टा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गांधी जी की सेंस में. गांधी जी जब कहते हैं ना कि सामने वाला आप पे डंडा चला रहा है लेकिन आपने हाथ नहीं उठाना, भाई वापस हाथ उठाना बहुत इजी होता है मुकाबले अपने आप को रोक के और डंडा खाने के बाद भी हो ना कि करूँगा तो मैं यही, तू मार ले डंडा. वो एक नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग है. उसको अगर आपको वो बेवकूफ़ी लग रही है ना, तो इसका मतलब अभी आप ग्रो नहीं हुए उस लेवल पे कि आप उस चीज़ के लिए जो चाहिए अंदर मटेरियल वो समझ सको, या उस चीज़ की डीपनेस समझ सको. ऐसे ही नहीं किसी को पूरी दुनिया में इतनी रिस्पेक्ट मिली हुई.
एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बता दोगे छठे पॉइंट के लिए, तो वो अच्छा रहेगा। आई फील एज अ नाइस कंटिन्यूएशन टू 5। बिल्कुल। तो एजुकेशन एसेंशियली ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन इंडिया में ही शुरू हुआ। इंडिया में एक समय पे दर्जनों यूनिवर्सिटीज थी, लार्ज मेगा यूनिवर्सिटीज विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तक्षशिला, नालंदा। और एसेंशियली इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिजिनस, उसका स्टडी एक स्कॉलर ने किया जिसका नाम है धर्मपाल इन द 19th सेंचुरी आई थिंक। ओके, तो उस टाइम पे ब्रिटिश लोग अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया पे इम्पोज कर रहे थे, लेकिन इंडिया का ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम अभी तक पूरी तरह से गया नहीं था। तो धर्मपाल ने स्टैटिस्टिकल स्टडी किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। तो उसने क्या डिस्कवर किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम टेम्पल्स के अंदर कंसंट्रेटेड था। सो टेम्पल्स सिर्फ प्रार्थना करने की जगह नहीं थे, ये स्कूल्स भी थे। हर विलेज में टेम्पल होता था और टेम्पल में स्कूल होता था। ओके, तो वहाँ पे बच्चों को संस्कृत सिखाते थे, मैथमेटिक्स, लॉजिक, ग्रामर, हर चीज़ सिखाते थे वहाँ पे। मेरे गांव में जो आज भी गांव का स्कूल है ना, वो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही है। देखो, गांव का एक मेन चौक होता है, चौक के ऊपर जो मेन गांव का टेम्पल है, उसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर गांव का स्कूल है आज भी 2021 में भी, और शायद आने वाले टाइम में भी ऐसा ही रहेगा। और स्टेटिस्टिकली धर्मपाल ने क्या दिखाया कि लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% था, लड़के लड़की दोनों को इक्वली एजुकेशन मिलता था, जाति वाति का कुछ बात नहीं था। ओके, सो दिस वाज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनली इसका बैकबोन टेम्पल्स थे, छोटे छोटे गांव में टेम्पल्स थे। तमिल में एक कहावत है कि जिस गांव में टेम्पल नहीं है वहाँ पे आप जाके बसो मत। इसका रूट ये है कि टेम्पल वर नॉट जस्ट प्रेयर सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स थे। अब कुछ जगह पे बड़े बड़े टेम्पल होते थे, वहाँ पे एडवांस एजुकेशन मिलता था। फिर विहार होते थे, वहाँ पे और एडवांस एजुकेशन मिलता था। और सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट था यूनिवर्सिटी। इंडिया में बहुत सारी महान यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, नालंदा, तिलहारा, शारदा पीठ, विक्रमशिला, उदंतपुरी, द लिस्ट गोज ऑन। हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कभी मिलेगी भी नहीं, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा स्टेट फंडेड था। अभी आज हमें एडमिशन, यहाँ पे लोगों को बहुत लाउड बाइक और गाड़ियाँ खरीदने में बहुत मज़ा आता है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कहीं पे चाहिए तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं हर साल। उस टाइम पे एक पैसा किसी से लेते नहीं थे, सब कुछ कंप्लीटली फ्री था। जो लोकल राजा था वो इसको फंड करता था, वो टीचर को फंड करता था, एजुकेशन सिस्टम को फंड करता था, टेम्पल को या यूनिवर्सिटी को। और जो स्टूडेंट्स आते थे उनके लिए वहाँ पे रहने को क्वार्टर्स मिलते थे, सब कुछ था वहाँ पे। और फॉरेन से भी लोग आते थे, जैसे कि चाइना से फाहियन आया, शुआनजांग आया, ये लोग इंडिया में आए। शुआनजांग नाम का जो चाइनीज़ ट्रैवलर है वो नालंदा उसने जो लगा हुआ है ना बैग, वो जैसे मॉडर्न टाइम में जो बैग पैकर्स होते हैं वैसा लग रहा है। नालंदा में कुछ साल रहा, वहाँ पे उसने संस्कृत सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो किसी के लिए बैरियर नहीं था। आप कहीं से भी आओ, किसी भी देश से आओ, अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है उतना, तो आपको वहाँ पे विद्या मिलेगी। ये बहुत एक्सटेंसिव एजुकेशन सिस्टम था, उसका पूरा नेटवर्क था टेम्पल्स का, विहार्स का और यूनिवर्सिटीज़ का। तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है, ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट नोन यूनिवर्सिटी है, एटलीस्ट 2600 ईयर्स पुराना है, मे बी इवन ओल्डर। तो जब अलेक्जेंडर का सपोजिटली इन्वेजन हुआ था, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको वेस्टर्न बायस दिखाता हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज़ के नैरेटिव्स के हिसाब से अगर जाओगे तो एक यूनिवर्सिटी है मोरक्को में, उसको कहते हैं फैज़, FEZ, फैज़ यूनिवर्सिटी, जो कि आई एम नॉट श्योर 1300 शायद, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि शायद 1300 की यूनिवर्सिटी है। उसको कंसीडर किया जाता है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल, या वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि मुझे अगेन यहाँ पे उनका बायस ज़रूर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यार जो चीज़ें इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं उनको आप लेजिटिमेसी नहीं दे रहे, और अपने हिसाब से जो आपने नैरेटिव डिज़ाइन करना है उसके हिसाब से आप चीज़ों को लेजिटिमेसी दे रहे हो। फॉर एग्जांपल जो मॉडर्न न्यूमरल नंबर्स हैं, जिनको 1 2 3 4 जो होते हैं, वो बेसिकली उनको अरबिक न्यूमरल्स कहा जाता है, जो कि एक्चुअली इंडियन न्यूमरल सिस्टम है। और ये पता होने के बाद भी उनका नाम चेंज करके इंडियन न्यूमरल सिस्टम नहीं बनाया हुआ। सिर्फ ज़ीरो नहीं दिया इंडिया ने, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जो है वो इंडियन है, ठीक है। और अगेन मैंने बहुत बार इनको काउंटर कर रहा हूँ, जो ये बात कर रहे हैं, उससे शायद ऐसा लगता होगा कि नहीं भाई मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इनकी जो सोच है इसके अगेंस्ट। मैं इनकी सोच के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि
इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो आपके पास आए उसको क्रिटिकली देखो, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको अच्छा फील करवा रही है उस इन्फॉर्मेशन पे मान नहीं लेना चाहिए. हमारी कोशिश हमेशा सच होनी चाहिए. तो उस हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के हिसाब से जो भी है मैं वो बोल रहा हूँ. बट हाँ, मैं मोस्टली जो ये चीज़ बता रहे हैं इनमें से काफ़ी सारी चीज़ों पे मैं भी अग्री करता हूँ. इंडिया में तक्षशिला वहीं पर था, राइट. तो इतना एक्सटेंसिव, इतना महान एजुकेशन सिस्टम था ये, दुनिया का हर किस्म का नॉलेज मिलता था यहाँ पे. जब नालंदा का डिस्ट्रक्शन हुआ, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया, सबको मार डाला उसने, सबके सर काट दिए. और जहाँ पे हुआ है ना, वहाँ पे आज भी बख्तियारपुर, इसी बंदे के नाम पे बख्तियारपुर नाम की जगह है बिहार के अंदर. वहाँ की स्टेशन है, रेलवे स्टेशन. उस लाइब्रेरी को जलने में महीने लगे. तो आप सोचिए कितने मिलियंस ऑफ बुक्स हो गए वहाँ पे. तो इंडिया में क्या बोलते हैं कि हम इंडियन लोग अपनी हिस्ट्री लिखते नहीं है. कौन बोलता है हिस्ट्री लिखते नहीं है? सब हिस्ट्री जला दी गई, वरना हमारे हज़ारों साल के रिकॉर्ड मिलते थे आज हमें, अगर ये सब जलाया नहीं गया होता तो. तो क्या हुआ कि ये सब यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया. हमारा सब रिटर्न रिकॉर्ड्स चला गया, सब ओनली वर्ड टू माउथ बाकी रहा. और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या कहा कि आपका वर्ड टू माउथ हिस्ट्री है ना, वर्ड ऑफ माउथ हिस्ट्री, ये सब मिथ्स है, कि तुम्हारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है. सो दिस इज हाउ हिस्ट्री बिकेम मिथ इन इंडिया. ये रूट कॉज है इस चीज़ का. अपने थोड़ा ज़्यादा हैवी था ये, दुख होता है ये सुन के. बिल्कुल, कि बिल्कुल. वो किताबें जलाई गई और महीनों तक जली वो लाइब्रेरी. पहली बार सुन के सही में बहुत दुख होता है यार. फॉर एग्जांपल तक्षशिला आज भी देखो तो पाकिस्तान के उस एरिया में जहाँ पे कि खैबर पख्तूनख्वा जो उनका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उसका बॉर्डर लगता है उस जगह से. है वो पंजाब में ही, लेकिन पड़ता नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो उनका प्रोविंस है उसके बॉर्डर के साथ है. आज उस जगह की इंटेलेक्चुअलिटी को अगर थोड़ा सा सोचा जाए, या फिर आज उस जगह पे जो लोग रहते हैं उनकी ओपननेस फॉर एजुकेशन, या फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, या फिर पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम डिफरेंट फेथ्स, जो उनके ओपननेस का लेवल है, वो देख के लगता है कि यार ये लोग, इस जगह के लोगों ने क्या बनाया था एक टाइम में, और आज वो किस क्या मतलब. बड़ा अफसोस होता है अगर इस पूरी चीज़ को सही में डिटेल में समझा जाए तो. मतलब शायद उसमें ये जो हम विमानों की बातें करते हैं, सब रहस्य उसमें जल गए सारे के सारे. इस पूरे सेक्शन में छठे पॉइंट में आपने चाइना की बात करी कि चाइना से भी लोग यहाँ आते थे. हाँ. और यहाँ से नॉलेज लेकर वापस चाइना चले जाते थे. ये तो फेमस है. कल्लरी पाइटो नाम का एक मार्शल आर्ट है. मैं हाँ. मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मतलब मैंने बचपन में जूडो किया हुआ है, टाइकोंडो किया हुआ है, Okay. थोड़ा कल्लरी पाइटो भी सीखा है. ओके. तो लोग कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स का भी ओरिजिन इंडिया में ही हुआ है. हाँ, तो ये क्या स्टोरी है? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है. तो जब इंडिया का ट्रांजिशन हुआ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में, तब चाइना में ये डिस्कवरी हुआ कि इंडिया का इतना महान फिलोसफीज है, इतना सारा नॉलेज है. तो चाइनीज किंग्स जो थे वो इंडियन स्कॉलर्स को इनवाइट करते थे कि आप प्लीज़ चाइना आइए, आपके संस्कृत बुक्स लाइए आपके साथ, और उनका ट्रांसलेशन प्लीज़ चाइनीज़ में कीजिए, ताकि हमारे लोगों को भी ये सब विद्या मिले. तो एक और लाउड गाड़ी वाला बंदा, बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स वहाँ गए. कुमार जीव था, धर्मपाल था, बुद्धभद्र था, एट्सेट्रा. तो एक चाइना में एक जगह है जहाँ पे एक किंग ने एक इंडियन गुरु को बुलाया. उनका नाम था बुद्धभद्र. उनके लिए उन्होंने अलग से एक टेम्पल बनाया कि आप ये टेम्पल में, मोनास्ट्री में रहिए और आप ट्रांसलेशन कीजिए. तो बुद्धभद्र उधर रहे और कुछ साल उन्होंने ट्रांसलेशन किया. फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका रिप्लेसमेंट भी आया इंडिया से, जिसका नाम था बुद्धिधर्मा. ये साउथ इंडिया से ये गुरु आया था जिनका नाम था बुद्धिधर्मा. अब जब ये उस जगह पहुंचा हेनान प्रोविंस में, उस टेम्पल में, तो क्या मिला उसे कि ये टेम्पल एक फॉरेस्टेड एरिया में था. और ये फॉरेस्टेड एरिया में बहुत सारे चोर थे, गुंडे थे. वो इस टेम्पल को बार बार अटैक करते थे, और जो भी राजा उधर प्रोविजंस बेचता था उसको चोरी कर लेते थे और मंक्स को मारते थे. तो बुद्धिधर्मा ने क्या किया कि भाई पहले आप ये सब ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, पहले तुम थोड़े तगड़े हो जाओ. तो उसने एक योगा बेस्ड मार्शल आर्ट सिखाया इन सब मंक्स को. ओके. और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किया. और बुद्धिधर्म जब मर गए तो उसके बाद अलग अलग और भी गुरु आए, चाइनीज़ गुरु. उन्होंने इस मार्शल आर्ट को कंटिन्यू किया और उसको और इवॉल्व किया. उसको आज बोलते हैं कुंग फू. और ये जो टेम्पल है ये शाओलिन टेम्पल है, जो ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है. उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फॉर बुद्धभद्र एज अ ट्रांसलेशन प्लेस. लेकिन आज ये मार्शल आर्ट्स का बहुत महान टेम्पल है. अब ये शाओलिन जो कुंग फू है उसने पूरे एशिया को इन्फ्लुएंस किया है. फॉर एग्जांपल
कराते, जापानीज जो मार्शल आर्ट है उसका एक स्कूल है शोरिन यू कराते, शोरिन रयू, ये शाओलिन स्टाइल कराते हैं। तो शाओलिन का इन्फ्लुएंस जापान में भी गया, शाओलिन का इन्फ्लुएंस ताइक्वांडो में गया, कोरिया में, और अलग अलग जगह पे। तो बोधि धर्मा के ऊपर एक मूवी है जो चाइनीज़ लोगों ने बनाई है, चाइनीज़ आर्टिस्ट एक्टर्स सारे चाइनीज़ हैं, कंप्लीटली चाइना में बनी हुई है, इंडिया का से उस मूवी का कोई लेना देना नहीं है। पूरी मूवी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जाके सर्च करना, शायद आई डोंट नो कीवर्ड क्या यूज़ होंगे, बट सर्च करना कि चाइनीज़ मूवी ऑन बोधि धर्मा या समथिंग लाइक दैट, और उसमें क्या कहते हैं उसे, सब टाइटल्स भी है, सब कुछ है। वो मूवी देखना, काफ़ी अच्छा लगता है यार वो मूवी देख के, क्योंकि वो मूवी चाइनीज़ लोगों ने बनाई है, बट इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है उस मूवी में बोधि धर्मा को, एक बहुत ज़्यादा आई मीन रेवरेंशियल कैरेक्टर या कैरेक्टर के तौर पे पेश किया है, और इस तरीके से दिखाया कि वो बंदा नॉलेज लेके आया था और लोकल लोगों को उसने नॉलेज का गिफ्ट दिया। तो बहुत मैंने जब वो मूवी देखी, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जनरली चाइना के साथ हमारा रिलेशन थोड़े से कड़वे ही हैं, पिछले हमारी जनरेशन में एटलीस्ट। ये स्टोरी है कि हाउ इंडियन मार्शल आर्ट्स गिव राइज टू द होल स्पेक्ट्रम ऑफ एशियन मार्शल आर्ट्स। अभी ये जो बोधि धर्मा नाम का जो ये गुरु था, जिन्होंने ही इज द फादर ऑफ कुंग फू, वो एक्चुअली एक ध्यान मेडिटेशन, और ऑलमोस्ट जितने भी लोग मार्शल आर्ट में थोड़ा भी मतलब डीपली समझने की कोशिश करते हैं, वो सब जानते हैं बोधि धर्मा को। ही इज़ एक्चुअली अ वेरी फेमस फिगर। का प्रैक्टिशनर था। ओके, तो ध्यान मेडिटेशन को चाइनीज में क्या बोलते थे? चान, क्योंकि वो ध्यान बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने उसको चान बोला। अब ये चान मेडिटेशन का प्रैक्टिस चाइना से जापान गया, और चान का उधर अलग प्रोनाउंसिएशन हुआ ज़ेन। तो ज़ेन बुद्धिज्म वाज चान, और चान वाज ध्यान। तो ये सब इंडिया से आया है। अभी ज़ेन तो बहुत बड़ी चीज़ है आज ग्लोबली, उसका ओरिजिन इंडिया है, इंडियन है। इट इज़ ध्यान मेडिटेशन। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, बहुत सारे थ्रेड्स है इसके, और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एंड द रूट, द ओरिजिन इज इंडिया। मतलब जो आप कह रहे हो, आई फील कि पूरा अगर आप एशियन कंट्रीज को स्कैन करोगे, सभी का इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हुआ करता था, आई फील। बिल्कुल, हाँ। पहले अच्छे से ज़्यादा ये है कि हमने इन्फ्लुएंस किया है, जो नॉलेज यहाँ पे बिल्ड हुई या फाउंड हुई, उसी के ऊपर बिल्ड करके आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कंट्रीज़ के जो रिचुअल, फंक्शन, कस्टम्स हैं, वो उस नॉलेजेस पे बेस्ड हैं या उन नॉलेजेस पे बेस्ड हैं जो इंडिया में जिनकी फाउंडेशन है। आई थिंक ये ज़्यादा चीज़ है मुद्दे की। तो ये रिलेशनशिप्स बदलने कब लगे? मतलब व्हेन डिड चाइना एंड इंडिया बिकम एनिमीज? रिसेंटली? अरे 62 पहले में भाई, मतलब एक्चुअली वो हिंदी चीनी भाई हुआ करते थे उस टाइम पे, बहुत सालों तक। चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप बिगड़ा कभी आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्या हुआ कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर डिमार्केट किया ही नहीं। उस टाइम पे ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर था, लेकिन 1955 में चाइना ने तिब्बत को इन्वेट किया, कॉन्कर किया, तो चाइना बन गया। 52 में किया था ना शायद। और उस टाइम पे भी नेहरू जी ने इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर डिमार्केट नहीं किया, और ये चाइनीज आ गए, इन्होंने एक्साई चेन में बहुत बड़ा रोड बना लिया, और 3 साल तक नेहरू जी को पता भी नहीं चला। बाद में मालूम पड़ा तो बोला कि भाई आप वापस जाओ, और फिर कन्फ्रंटेशन हो गया, फिर 62 का वॉर हो गया, जिसमें इंडिया ने एयरफोर्स यूज़ नहीं किया। एयरफोर्स था लेकिन आई थिंक यहाँ से ना सब्जेक्ट पूरा डिफरेंट साइड पे जा रहा है, एक मॉडर्न पॉलिटिकल साइड पे जा रहा है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे सेम इसी जगह से, क्योंकि आज ये काफ़ी लंबा हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो एक और तो एंड में मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, हमारा सिस्टम एक टाइम पे, हमारा एजुकेशनल सिस्टम एक टाइम पे बेस्ट इन द वर्ल्ड था, पर आज नहीं है, ठीक है। और आज के टाइम वो आउटडेटेड भी हो गया है, और इनफैक्ट आज तो हम एक किराए का यूज़ कर रहे हैं, बट वो जो था भी ओरिजिनल, अगर हम वो भी आज अप्लाई करने की कोशिश करें, वो भी आज इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, तो वो भी बेसिकली आउटडेटेड है। तो हमें कुछ चाहिए नया इन्वेंट करना, बेसिकली नई सोच के साथ, ठीक है। तो एक चीज़ वो है, तो हम पुराने पास्ट ग्लोरी में नहीं जी सकते, हमें देखना है होगा फ्यूचर की तरफ।
पास्ट में जितनी ग्लोरी थी ठीक है, अच्छी बात है, रिकॉर्ड करो अच्छे से, फाइंड आउट करो, ट्रूथ को इस्टेब्लिश करो, उसको रिकॉर्ड में डालो और आगे आगे बढ़ो, आगे की तरफ देखो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो इन्होंने अभी लास्ट में बताई कि जो बहुत सारे चाइनीज़ लोग भी यहाँ आते थे और बहुत सारे इंडिया से भी लोग वहाँ जाते थे, बेसिकली उसकी शुरुआत हुई थी अशोका के टाइम पे, जिन्होंने बुद्धिज़्म को, क्योंकि उनको तो नॉलेज ही नहीं थी ना बुद्धिज़्म के बारे में कोई भी, तो उन्होंने अपने एमिसरीज भेजे जिसमें कि उनके बेटे बेटियाँ भी थे अशोका के, जिन्होंने बुद्धिज़्म की टीचिंग्स को फैलाया है। और वो डायरेक्टली चाइना नहीं गए थे, वो एक्चुअली वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट अफ़गानिस्तान, और फिर अफ़गानिस्तान से होते हुए नॉर्थ ताजिकिस्तान से होते हुए चाइना की तरफ, और टुवर्ड्स क्या कहते हैं उसे, ग्रीस की तरफ भी गए थे। आज भी रशिया का एक प्रोविंस है जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में रशिया में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। जापान में बुद्धिस्ट एक वन ऑफ द मेजर रिलीजन है। चाइना में ऑफ कोर्स है ही मेजर रिलीजन। मंगोलिया का सबसे बड़ा मेजर स्टेट रिलीजन बुद्धिज़्म है, तिब्बतन बुद्धिज़्म है, तिब्बत में तो है ही। और जो रही बात जो हमने एंड में भी शुरू की है कि कहाँ से दुश्मनी चाइना और इंडिया की शुरू हुई, तो कल हम इसी पॉइंट से शुरू करेंगे कि कहाँ से इंडिया और चाइना की दुश्मनी शुरू हुई। और एक पॉइंट जो मैं और बताना चाहूँगा वो ये है कि कल वाली वीडियो में जब हम ये देख रहे थे कि ये बता रहे थे कि चाइना में 8000 साल पहले कुछ भी नहीं था, मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन की चाइना के बारे में कहीं कुछ पढ़ रहा था और मुझे वहाँ पढ़ने को मिला कि चाइना में राइस की खेती और ओरिजिनली 8500 साल पहले शुरू हो गई थी। तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लगी जो इन्होंने यहाँ बताया और जो मैंने वहाँ पढ़ा। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में बात करनी चाहिए यहाँ पे। अगर मुझे कुछ नया मिला है तो मैं शेयर करूँगा। एनीवेज आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।